हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं हमारी जो प्राथमिक अवधारणाएं हैं वो वाली यूनिट, जिसमें हमने समूह के बारे में जाना, समिति, समुदाय, संस्था, इनके बारे में जाना। तो आज हमारा टॉपिक है परिस्थिति और भूमिका, जिसमें हम पढ़ेंगे परिस्थिति के बारे में। परिस्थिति क्या होती है? तो देखिए, समाज में अगर हम रह रहे हैं या कोई भी पर्सन रह रहा है तो उसको कुछ न कुछ पद ज़रूर मिले होते हैं। यदि समाज में आप हो तो आपकी एक निर्धारित स्थिति होती है, एक निर्धारित पद मिला होता है। वो पद या तो आपको जन्म से मिलेगा या फिर आपने अचीव किया होगा, मतलब या तो जन्म लेते ही आपको वो चीज़ मिल गई या फिर आपने अपने गुणों के आधार पर कुछ ऐसे कार्य किए, उन कार्यों के आधार पर आपने उसको अचीव किया। तो या तो वो जन्मजात हो सकता है या फिर वो अर्जित हो सकता है। ये जो सामाजिक पद होता है, इसी को समाजशास्त्र में नाम दिया गया सामाजिक परिस्थिति। मतलब एक तरीके का सामाजिक पद या सामाजिक जो स्थिति होती है व्यक्ति की, उसी को नाम दिया गया सामाजिक परिस्थिति। परिस्थिति शब्द जो है, इसको सबसे पहले यूज किया था अरस्तु ने। इनकी पुस्तक थी पॉलिटिक्स, इसमें इन्होंने यूज किया था परिस्थिति वर्ड। इसको व्यवस्थित रूप से अगर देखा जाए किसने अध्ययन किया था, तो व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया था लिंटन ने। इनकी पुस्तक थी ए स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, सबसे पहले शब्द किसने यूज किया था? तो शब्द यूज किया था अरस्तु ने, और व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन लिंटन ने, इनकी बुक स्टडी ऑफ मैन। अब हम देखते हैं कुछ कुछ परिभाषाएं हैं जो कि समाजशास्त्रियों ने परिस्थिति से संबंध में दी है। तो आपके जो विरस्टीन है, इन्होंने कहा कि जो समाज है ये परिस्थितियों का जाल है। क्या है? परिस्थितियों का जाल है। मतलब कि समाज में व्यक्ति है, व्यक्ति अंतःक्रिया करता है, व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसकी निर्धारित परिस्थितियां बन ही जाती हैं। हर एक व्यक्ति के साथ में अनेकों परिस्थितियां जुड़ी होती हैं, और ये परिस्थितियों का जाल ही समाज है। मतलब एक तरीके से परिस्थितियां संबंधों से रिलेटेड है ना। तो जैसे सामाजिक संबंध है, वैसे ही परिस्थितियां हैं। तो परिस्थितियों का जाल है, इन्होंने कहा समाज परिस्थितियों का जाल है, विरस्टीन ने। लिंटन समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि किसी व्यवस्था विशेष में, इन्होंने परिभाषित किया कि परिस्थिति क्या है। तो उन्हें बताया कि किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति को एक विशेष स्थान प्राप्त होता है, वही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है परिस्थिति? कोई भी व्यवस्था है, कोई भी संरचना है, उस संरचना में या उस व्यवस्था में एक व्यक्ति की विशेष जो सिचुएशन, उसको जो विशेष स्थान मिलता है। जैसे परिवार है, तो परिवार में हर एक की एक विशेष परिस्थिति होती है। कोई पुत्र है, कोई पिता है, कोई पत्नी है, कोई माँ है, कोई बहन है, और कोई बच्चे के रूप में है। मतलब सभी की अपनी एक विशेष, अपना एक विशेष स्थान होता है। तो जो वो विशेष स्थान है, जो वो विशेष पद है, वही परिस्थिति कहलाता है। कोई भी संस्थान ले लो, आप शिक्षण संस्थान ले लो, तो हर एक व्यक्ति की एक निश्चित एक निर्धारित स्थान होता है कि उसको वही पद मिला हुआ है, तो वही उसकी परिस्थिति कहलाती है। तो किसी भी व्यवस्था में, सभी जगह पे, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी संरचना में व्यक्ति को जो एक विशेष स्थान प्राप्त होता है, वही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है। किंग्सले डेविस ने बताया कि परिस्थिति किसी भी संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक होती है जो समाज, जनरीतियों और रूढ़ियों से मान्य होती है। क्या है? कोई भी एक व्यवस्था है जहाँ पर समिति, संस्था है, मतलब संस्थात्मक व्यवस्था, यानी जहाँ पर नियम है और कार्य प्रणालियाँ। संस्थात्मक का मतलब हुआ जहाँ नियम हो और कार्य प्रणालियाँ हो। तो उन कार्य प्रणालियों में एक जो पद है व्यक्ति को, उस पद की सूचक कौन होती है? परिस्थिति। और उसको मान्यता कैसे मिलती है? समाज की जनरीतियों से और समाज की रूढ़ियों से। ठीक है, कि जो समाज में रूढ़ियां हैं, यानी जो परंपरा चली आ रही है, पूर्व समय से जो परंपरा चली आ रही है, जो पहले से जो नियम बने हुए, उन नियमों के द्वारा उस पद को मान्यता मिल जाती है। ठीक है, अब पिता को कैसे पिता कहेंगे? क्योंकि मान्यता है कि ऐसे ऐसे जो जिसके पास पद होगा उसको पिता बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आगबन निमकाफ ने कहा कि परिस्थिति किसी भूमिका व भूमिकाओं के संकलन द्वारा निर्दिष्ट होती है, जो कि क्रमबद्ध पद कहलाता होता है। मतलब क्या है इसमें? कि भूमिका है और भूमिकाओं का संकलन है, और
उसमें क्रमबद्ध पद मिले होते हैं। यानी एक निर्धारित स्थान है, उस निर्धारित स्थान यानी उस निर्धारित पद, उस निर्धारित परिस्थिति के साथ में अनेकों भूमिकाएं जुड़ी हुई हैं। उन भूमिकाओं का संकलन, यही है परिस्थिति। अब जैसे मुझे एक टीचर की परिस्थिति प्राप्त है, तो मेरी इसके साथ में बहुत सारी भूमिकाएं जुड़ी हुई हैं। मुझे आप लोगों को पढ़ाना भी है, मुझे अपना जो एक टीम मैनेजमेंट करना है वो भी चीज़ें करनी होती हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी भूमिकाएं जुड़ी होती हैं। ठीक है। इलियट और मेरिल ने कहा कि परिस्थिति तथा भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब एक तरफ से पलटोगे तो वही परिस्थिति है, दूसरी तरफ से पलटोगे तो वही भूमिका है। बिल्कुल सही बात है। किसी को भी अगर कोई पद मिला होता है तो वो उसकी भूमिका भी बन जाती है। जैसे किसी को विवाह उपरांत पति का पद मिला तो वो भूमिका भी कहलाएगी और साथ में वो परिस्थिति भी बन जाएगी उसकी। तो दोनों ही है ये। जॉनसन ने बताया है कि सामाजिक पद के दो तत्व होते हैं। एक होता है अधिकार और दूसरा होता है बाध्यता। यानी यदि किसी को परिस्थिति कोई प्राप्त है तो उस परिस्थिति के साथ में उसके कुछ अधिकार उसको मिले होते हैं और साथ में कुछ कर्तव्य। बाध्यता का मतलब है कर्तव्य की बाध्य हो, तुम्हें ये करना ही करना है। यानी उसको भूमिका भी प्राप्त है प्लस उसको अधिकार भी मिले हैं। तो अधिकार और बाध्यता। लिंटन ने परिस्थिति के प्रकार बताए हैं। तो लिंटन ने 3 प्रकार बताए हैं परिस्थिति के। इन्होंने कहा कि पहली होती है प्रदत्त। प्रदत्त परिस्थिति कौन सी होती है? जो कि व्यक्ति को जन्म से, अच्छा ये जो 2 परिस्थितियां हैं इनको जरा ध्यान से समझिएगा। प्रदत्त और अर्जित में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ हमें जन्म से मिली है, मतलब हमने जन्म लिया, हमने कुछ किया नहीं, हमको स्वतः ही वो मिल गई, तो वो है प्रदत्त। ठीक है। और जो हमने अपने काम के बाद अचीव किया तो वो कहलाती है व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति। कि हमने कुछ किया, हमारे कुछ कार्य हैं, हमारी कुछ योग्यताएं हैं, योग्यता के आधार पर मिली तो वो अर्जित कहलाएगी। अब प्रदत्त में क्या क्या आ जाएगा? जैसे हमारी आयु है कि हम इतने साल के हैं या हम इनसे छोटे हैं या हम इनसे बड़े हैं, तो इसमें हमने तो कुछ नहीं किया ना। यदि कोई हमसे बड़ा है तो उसने भी कुछ नहीं किया, या हम उससे छोटे हैं तो हमने भी कुछ नहीं किया। तो ये जो परिस्थिति है ये प्रदत्त है, अपने आप से हो गई। हमारा जेंडर है कि मैं लड़की हूँ और मेरे भैया लोगों, तो वो सारा जेंडर तो क्या है, वो भी अपने आप से है, हम लोग ने कुछ नहीं किया। नातेदारी में जैसे यदि आप किसी के पुत्र हो या किसी की पुत्री हो तो उसमें आपने कुछ नहीं किया है, आपने जन्म लिया ही है उनके पुत्र पुत्री के रूप में, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रदत्त। लेकिन नातेदारी में भी एक वर्ड आता है, जैसे पति है, जैसे माता पिता है। तो पति क्या है? पति आप तभी बनोगे जब आप विवाह करोगे, तो पति जो शब्द है ये अर्जित में आ जाएगा। वैसे ही माता पिता शब्द जो है ये हम अर्जित करते हैं, क्योंकि जब तक हम चाहेंगे नहीं हमारे संतान कैसे होगी, तो वो भी एक तरीके से अर्जित में आ जाएगा। तो नातेदारी में कुछ आते हैं प्रदत्त में और कुछ आते हैं अर्जित में। और जैसे कि आपका शिक्षा है, तो आपने कितनी क्वालिफिकेशन अचीव करी है वो आपकी योग्यता है। अब मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, JRF क्वालिफाइड हूँ, मेरा PGT में सिलेक्शन भी हो चुका है, मैं एक टीचर हूँ, तो ये मैंने अर्जित किया है, मुझे जन्म से कोई दे के नहीं गया। मेरा व्यवसाय कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो ये मैंने अर्जित किया है, कोई दे के नहीं गया है। फिर अच्छा, व्यवसाय को लेकर के थोड़ा सा डाउट है कि व्यवसाय पहले के समय में प्रदत्त होते थे, लेकिन अभी व्यवसाय को हम अर्जित मान सकते हैं। विवाह है तो विवाह तभी होगा जब आप करोगे, तो विवाह अर्जित में आ जाएगा। पितृत्व मातृत्व है, या फिर आपकी कोई उपलब्धि है कि आपको कोई सपोज कि आपको कोई मेडल मिला है या कुछ भी, कोई भी अचीवमेंट, तो वो सारा का सारा आपका अर्जित में आ जाएगा। ठीक है। काल्पनिक तीसरी परिस्थिति इन्होंने बताई, एक तो बताई प्रदत्त, दूसरी बताई अर्जित, तीसरी बताई काल्पनिक, जिसकी कल्पना व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कर लेता है। मतलब हम है नहीं, लेकिन हमने मन में बना रखा है कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीज़ें, ऐसे ऐसे ये चीज़, ऐसे हम लोग सोचते हैं ना। अब जैसे आप लोग सोच रहे होगे आजकल कि मैं प्रवक्ता बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, मैं लेक्चरर बन जाऊंगा या फिर मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। हो नहीं, कल्पना बना रखी है, बड़े मीठे मीठे सपने कल्पना में खोए हुए हो। ठीक है।
तो काल्पनिक, जिसकी हमने कल्पना कर रखी है, अभी वास्तविकता में नहीं है लेकिन हमने कल्पना बना रखी है कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीजें। फिचर ने परिस्थिति के दो स्रोत बताए हैं, जन्म और योग्यता। वही जो अर्जित और प्रदत्त इन्होंने बताया, सेम वही चीज है, बस नाम बदल दिए इन्होंने कि जन्म और योग्यता। ठीक है, कि एक तो हमें जन्मजात मिलता है और दूसरे योग्यता मिलती है। ईटी हिलर ने बताया है मुख्य परिस्थिति। मुख्य परिस्थिति किसने बताई? ईटी हिलर। किंग्सले डेविस ने बताई है कि परिस्थिति के से रिलेटेड 3 अवधारणाएं होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? पहला इन्होंने बताया ऑफिस, एक स्पेसिफिक जो परिस्थिति किसी को मिली होती है, विशेष अर्जित परिस्थिति, कि हमारे अंदर कुछ बहुत ही अद्भुत तरीके की क्वालिटीज हैं जिनके आधार पर हमको एक परिस्थिति मिली, तो एक विशेष प्रकार की अर्जित परिस्थिति, उसको इन्होंने नाम दिया ऑफिस। अब जैसे राष्ट्रपति की परिस्थिति है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो ये सब क्या है? एक विशेष प्रकार की उनके अंदर गुण है। अब ऐसे तो किसी को नहीं बना दिया गया ना, उनके अंदर कुछ तो गुण होंगे तभी तो वो बन गए। तो ये चीजें ये कहलाएंगे ऑफिस की, एक विशेष प्रकार की अर्जित परिस्थिति जो कि कहलाएगी ऑफिस। दूसरा बताया परिस्थिति संकुल, या फिर इसको बोला है इन्होंने स्टेशन। स्टेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों का एक तरीके का योग। एक तरीके से इन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऑफिस मिलकर के एक स्टेशन बनाते हैं, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा जो अचीव्ड या फिर जो प्रदत्त है उस तरीके की बहुत सारी परिस्थितियां मिल करके उन परिस्थितियों का योग, ठीक है, वो कहलाएगा परिस्थिति संकुल या फिर स्टेशन। परिस्थिति स्तर, ये किसने बताया है? ये भी इन्होंने ही बताया है। और परिस्थिति स्तर क्या है? इसमें एक ही प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग मिलकर के एक स्तर का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है? उच्चता और निम्नता की भावना होती है। मतलब स्तर को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद टीचर है, टीचर के बाद क्लर्क है, क्लर्क के बाद चपरासी है, तो ये एक तरीके का स्तर हो गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम परिस्थिति स्तर। ठीक, तो ये 3 बताए थे इन्होंने कि एक तो होता है ऑफिस, दूसरा होता है स्टेशन, तीसरा होता है परिस्थिति स्तर। फिर है ध्रुवीय परिस्थिति, ये भी बताई है ईटी हिलर ने। एक ऐसी परिस्थिति जो दूसरी की पूरक होती है और संबद्ध होती है, मतलब एक के बिना दूसरी अधूरी है, उसको हम नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट है। जैसे यदि कोई पति है तो उसके लिए पत्नी का होना बहुत ज़रूरी है, यदि कोई पिता है तो उसके लिए पुत्र का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अध्यापक हूँ तो मेरे लिए शिष्य का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक ऐसी परिस्थिति जो कि दूसरे के बिना अधूरी हो, दूसरे की पूरक हो, तो उसको कहेंगे ध्रुवीय परिस्थिति। परिस्थिति पुंज या इसको बोलते हैं परिस्थिति प्रतिमान। ये किसने दिया था? ये दिया था मर्टन ने, कि एक ही समय में व्यक्ति की जब कई परिस्थितियां हो जाती हैं तो उसको कहते हैं हम परिस्थिति पुंज। एक ही टाइम में व्यक्ति की बहुत सारी परिस्थितियां हो गई और उसको उन्होंने धारण किया, तो ये परिस्थिति पुंज कहलाएगा। ठीक है, परिस्थिति क्रम, ये भी मर्टन ने दिया है कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई सारी परिस्थितियां, मतलब पहले एक थी, फिर दूसरी मिली, फिर तीसरी मिली, पहले कुछ थे, फिर कुछ और बन गए, फिर कुछ और बन गए, तो इस तरीके से, तो ये कहलाएगा परिस्थिति क्रम। भूमिका जो शब्द है ये सबसे पहले दिया था G.H. मीड ने। ठीक है, वर्ड किसने यूज़ किया था पूछता है तो G.H. मीड है, लेकिन इसको विस्तृत तरीके से वैज्ञानिक रूप में अध्ययन किया था भूमिका का रॉल्फ लिंटन ने। ये क्लियर हो गया? तो लिंटन ने बताया कि परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं जबकि जो भूमिकाएं होती हैं ये संपादित की जाती हैं। इस वर्ड का क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जो एक व्यक्ति है उसको परिस्थिति यानी स्थान या पद प्रदान किया जाता है, वो उसको ग्रहण करता है, लेकिन भूमिका का वो निर्वहन करता है। भूमिका के साथ में कुछ कार्य होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको वो उनका निर्वहन करता है। एक परिस्थिति जो होती है उसको धारण करने के कारण व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो भी निर्धारित कार्य हैं, जो कर्तव्य हैं जिनका वो निर्वहन करता है, उसको कहा जाता है भूमिका। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ तो अध्यापक की एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति के साथ में
जो मैं कर रही हूँ यानी मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरी भूमिका है। ठीक है, तो परिस्थिति के साथ में जो व्यक्ति कार्य करता है, जो कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वो उसकी भूमिका कहलाती है। लिंटन ने माना है कि जो भूमिका होती है ये परिस्थिति का गतिशील पहलू है। मतलब परिस्थिति स्थिर रहती है और भूमिका यानी कि व्यक्ति के कार्यों में थोड़ा बहुत गतिशीलता रहती है। तो भूमिका जो है ये परिस्थिति का गतिशील पहलू है, लिंटन ने कहा। किम्बाल यंग ने परिभाषित किया कि व्यक्ति जो कार्य करता है उसे हम भूमिका कहते हैं। मतलब समाज में व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर उसका कुछ ना कुछ स्थान होगा ही, तो उस स्थान के अकॉर्डिंग वो जो भी कार्य करता है, उस स्थिति के अकॉर्डिंग वो जो भी कार्य करता है, उसी को हम कह देंगे कि ये उसकी भूमिका है। डेविस ने बताया कि परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मतलब व्यक्ति को जो परिस्थिति प्रदान की गई है उससे रिलेटेड कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ कार्य करता है, या एक तरीके से कह सकते हो कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये उसकी भूमिका है। ठीक है, अब देखते हैं भूमिका के प्रकार। तो लिंटन ने भूमिका के 2 प्रकार बताए हैं। एक बताया है प्रदत्त, दूसरा बताया है अर्जित भूमिका। ठीक है, कितने बताए? 2 प्रकार, प्रदत्त भूमिका और अर्जित भूमिका। देखो, परिस्थिति के 3 बताए थे, काल्पनिक परिस्थिति भी बताई थी, लेकिन भूमिका के 2 ही क्यों बताए हैं? क्योंकि कल्पना में हम कोई भी कार्य का निर्वहन नहीं कर सकते और भूमिका का संबंध किससे है? कार्यों को करने से। तो कार्य हम 2 ही तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो हमें जन्म से मतलब जन्मजात मिल गए, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके साथ में जुड़े हुए कार्य हैं जो कि हमें जन्मजात मिले हुए हैं, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हमने अर्जित किए हैं। अब जैसे आप किसी के पुत्र हो तो ये आपको जन्म से ही मिला है कि आप उसका पुत्र, जन्म से ही आप किसी के पुत्र हो या पुत्री हो, तो ये जन्मजात में आ जाएगा। अर्जित में अभी आपने जो भी अचीव किया है अपने गुणों के आधार पर, वो आ जाएगा अर्जित में। विरस्टीन ने 2 प्रकार बताए, प्रमुख भूमिका और सामान्य भूमिका। प्रमुख मतलब जिसके नाम से हम मेनली पहचाने जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी भूमिकाएं व्यक्ति को मिली होती हैं, लेकिन एक ऐसी भूमिका होती है जिसके नाम से ही उसकी मेनली उसको पहचान मिली होती है। तो प्रमुख भूमिका और फिर सामान्य भूमिका। नाडेल ने 2 प्रकार बताए हैं, संबंधात्मक और संवेदात्मक। संबंधात्मक थोड़ा सा यहाँ पर रिलेशन की बात हो रही है थोड़ा सा, और जहाँ पे संवेदात्मक यानी कि कुछ हमारे उद्देश्य हैं जिनको पूरा करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ ऐसे कार्य होते हैं। न्यूकॉम्ब बेटन ने बताया वास्तविक और प्रत्याशित। तो वास्तविक वो भूमिका जो कि हमें अभी वर्तमान में जिसकी परिस्थिति हमें प्राप्त हो चुकी है, और प्रत्याशित वो भूमिका होती है जो हमें मिलने वाली होती है और जिसके लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं। अब जैसे आप लोग किसके लिए तैयारी कर रहे हो? लेक्चरर के लिए। तो आपकी ये जो भूमिका है ये क्या कहलाएगी? ये प्रत्याशित भूमिका के अंतर्गत आएगी। प्रत्याशित भूमिका का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लड़कियों के संबंध में देख सकते हैं। जैसे विवाह से पूर्व उनको बोला जाता है कि ससुराल में जाओगे तो ऐसे रहोगे, ये खाना वाना बनाना सीख लो, ये कर लो, वो कर लो। मम्मी लोग नहीं बोलती हैं, तो वो हो जाता है प्रत्याशित में कि अभी है नहीं, लेकिन आप उसको प्रत्याशा के तौर पर उसका निर्वहन कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ें सीख रहे हो। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है भूमिका दूरी। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था गॉफमैन ने। देखो, व्यक्ति के साथ में जब भी कोई उसको नया कार्य मिलता है तब तो वो बड़ा इंटरेस्ट के साथ में करता है, लेकिन धीरे धीरे अपने काम को करते हुए जब वो ऊब जाता है, मतलब उसको ऊब होने लगती है, तब वो ठीक तरीके से उस कार्य को नहीं निभाता। मतलब उसकी जो ड्यूटी है उससे वो ऊब गया तो ठीक तरीके से उस कार्य को नहीं कर रहा, अपनी भूमिका से दूर हटने लगता है। जैसे आप एज ए स्टूडेंट ले लो, तो आपको शुरू में जब किसी क्लास में एडमिशन लेते हो तो आपको बड़ा इंटरेस्ट होता है, आप बड़ा मन लगा के पढ़ते हो। फिर धीरे धीरे वो जब चीज़ें रूटीन में आ जाती हैं तो आपका मन नहीं लगता उतना, और फिर आप पढ़ने से जी चुराने लगते हो। ठीक, तो ये होती है भूमिका दूरी की। जो भी आपकी भूमिका है उसको करते करते उस काम से ऊब जाना और फिर उससे दूर हटने लगना। अगला एक कॉन्सेप्ट है भूमिका पुंज। ये दिया था मर्टन ने। एक ही परिस्थिति से जुड़ी हुई जब कई सारी भूमिकाएं होती हैं, उनका एक सेट बन जाता है, तो इसको कहते हैं भूमिका पुंज। मतलब परिस्थिति एक ही है और उसके साथ में भूमिकाएं बहुत सारी जोड़ दी गई। जैसे कि कोई एक अध्यापक है,
तो अध्यापक की परिस्थिति तो एक ही है, लेकिन उसके साथ में उसको विद्यार्थियों से भी कुछ कर्तव्य निर्वहन करने पड़ेंगे, उनके माता पिता से भी संबंध रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल से भी संबंध रखना पड़ेगा, साथ के जो अन्य साथी अध्यापक हैं उनसे भी संबंध रखना पड़ेगा, कॉलेज का जो अदर स्टाफ है उससे भी संबंध रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, परिस्थिति एक ही है उसके अध्यापक की, लेकिन भूमिकाएं बहुत सारी बट गई, तो ये क्या हो जाएगा, भूमिका पुंज कहलाएगा। आप इसको स्टूडेंट के संबंध में भी समझ सकते हो कि स्टूडेंट की भूमिका एक ही है, मतलब परिस्थिति एक ही है विद्यार्थी की, लेकिन उसको अध्यापक से भी संबंध रखना है, क्लास के दूसरे व्यक्तियों से भी संबंध रखना है, जो सीनियर जूनियर है उनसे भी रिलेशन रखना है। तो ये सारा कुछ, मतलब परिस्थिति एक ही है, लेकिन एक ही परिस्थिति के साथ में उसको बहुत सारे काम दे दिए गए, ये कहलाता है भूमिका पुंज। इसी से संबंधित एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं बहुविधि भूमिका। ये भी दिया था मर्टन ने ही कि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है या जो व्यक्ति है, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो भी अलग अलग है और भूमिकाएं भी अलग अलग है। मतलब एक ही समय में व्यक्ति को बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। अब जैसे आप अपने माता पिता के पुत्र या पुत्री हो, किसी के भाई या बहन हो, एक विद्यार्थी हो, एक गांव या शहर के निवासी हो, किसी न किसी ग्रुप के सदस्य हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये कहलाती हैं बहुल या फिर बहुविधि भूमिका। तो इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जहाँ भी एक परिस्थिति हो और बहुत सारी भूमिकाओं का सेट बन जाए तो वो कहलाएगा भूमिका पुंज, ठीक। और जहाँ पर व्यक्ति को एक ही समय में बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़े तो वो कहलाएगा बहुल भूमिका या फिर बहुविधि भूमिका, ठीक। दोनों ही मर्टन का ही कॉन्सेप्ट है। फिर एक कॉन्सेप्ट है भूमिका तनाव और भूमिका संघर्ष। ये दोनों भी लगभग सेम है, बस स्तर का डिफरेंस होता है कि जब व्यक्ति को दो भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाने में व्यक्ति असहज महसूस करता है कि वो कौन सी भूमिका का निर्वहन करे, तो इसको कहते हैं तनाव। प्रारंभ में तनाव हुआ, फिर जब वो चीज़ ज़्यादा बढ़ गई कि मतलब व्यक्ति को एक ही समय में दो भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ रही हैं, उसकी भिन्न भिन्न मांगे हैं, उस टाइम पे क्या होगा, उसको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि भूमिका तनाव में दो भिन्न भिन्न भूमिकाएं हैं और भूमिका संघर्ष में वो एक ही समय पर एक ही मतलब परिस्थिति से जुड़ी हुई दो भिन्न भिन्न मांगे एक तरीके की हो जाती हैं। जैसे कि कह सकते हो कि एक कोई जज है, अब एज ए जज उसका बेटा चोर बन के उसके सामने आ जाए तो एक तरफ वो जज है एक ही समय में और एक तरफ वो पिता भी है, तो इस समय उसको क्या है, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा कि वो किस चीज़ को प्रायोरिटी दे, किस चीज़ को निभाए। तो ये होता है भूमिका संघर्ष। फिर है प्रबल भूमिका। प्रबल भूमिका मतलब कि व्यक्ति को जब बहुत सारी भूमिकाएं दी गई, लेकिन देखना यह है कि वो किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करता है, किस चीज़ को प्राथमिकता देता है, तो उसको कहते हैं प्रबल भूमिका। जैसे आपको अभी एक समय में बहुत सारी भूमिकाएं मिली हुई हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन आपने प्रायोरिटाइज किया हुआ है अपनी स्टूडेंट वाली भूमिका को कि आपको एज ए स्टूडेंट अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाना है, तो ये कहलाता है प्रबल भूमिका की जो भी उसकी प्रमुखता है, जिसको वो प्रायोरिटी दे रहा है। इसके बाद है भूमिका ग्रहण। ये किसने दिया था, तो ये दिया था G.H. मीड ने। देखो, भूमिका ग्रहण का मतलब होता है कि भूमिकाओं को देख देख के सीखना, ठीक है, एक तरीके से हम उसको सीख रहे हैं। तो किसी परिस्थिति को ग्रहण करने के लिए हम उससे जुड़ी हुई जो भी भूमिकाएं हैं उसको हम सीख रहे हैं, तो ये कहलाता है भूमिका ग्रहण। और बाद में जब हमको वो परिस्थिति मिल गई और हम उसको ठीक तरीके से निर्वाह कर रहे हैं तो ये कहलाता है भूमिका निर्वहन। दोनों में बड़ा छोटा सा डिफरेंस है कि आपको अभी वो चीज़ उसको सीख रहे हो, किसी भी भूमिका को आप सीख रहे हो तो वो कहलाएगा भूमिका ग्रहण, और जब आप उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हो, मतलब उसको पूरा कर रहे हो, तो वो कहलाएगा भूमिका निर्वहन, ठीक है। फिर है भूमिका वंचना। ये किसने दिया था, तो ये दिया था जीन पियाजे ने। मतलब कि जब एक व्यक्ति को जीवन में कई सारी परिस्थितियां मिलती हैं तो उसको एक के बाद जब मिलती हैं तो उसको जो नेक्स्ट वाली भूमिका है या नेक्स्ट वाली परिस्थिति है उसको ग्रहण करने के लिए अपनी पहले वाली परिस्थिति को छोड़ना पड़े। अब इसको आप समझ सकते हो विद्यार्थी और अध्यापक के संबंध में। जैसे कि कोई एक बच्चा है
तो जब वो विद्यार्थी था और यदि उसको अध्यापक बनना है, मतलब उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसको उसकी विद्यार्थी वाली भूमिका को छोड़ना पड़ेगा। तो ये कहलाता है कि वो पहली वाली भूमिका से वंचित हो गया। ये हो गया भूमिका वंचना। ठीक है, फिर है भूमिका संक्रमण। दो भूमिकाओं के बीच की स्थिति, मतलब जो गैप आता है ना, कि पहली वाली भूमिका से दूसरी वाली भूमिका के बीच में ग्रहण करने के बीच में जो गैप आता है वो कहलाता है भूमिका संक्रमण। ये दिया था दुर्खीम ने। भूमिका बाधा ये किसने दिया था? तो ये दिया था कीर्क ने। किसने दिया था? कीर्क ने दिया था। भूमिका बाधा कि आप कोई कार्य करना चाह रहे हो, कोई भूमिका का निर्वहन करना चाह रहे हो, लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, ठीक तरीके से आप उसको निर्वहन नहीं कर पा रहे हो। निर्धारित भूमिका ये दिया था न्यूकाम्ब ने। एक ऐसी भूमिका जो कि सांस्कृतिक मानकों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, सांस्कृतिक मानकों द्वारा निर्धारित है। जैसे कि होली है तो भी एक सांस्कृतिक पर्व है, तो इसमें निर्धारित है कि आपको कलर खेलना ही खेलना है, मतलब ऐसे लोग खेलते हैं। अब ईद है तो एक सांस्कृतिक पर्व है, यहाँ पर आपको निर्धारित है पहले से ही मानकों द्वारा कि आपको एक दूसरे के घर जाना है, गले मिलना है। तो सांस्कृतिक मानकों द्वारा जो निर्धारित कार्य होते हैं वो कहलाते हैं निर्धारित भूमिका। न्यूकॉम्ब ने दिया। भूमिका प्रत्याशा ये भी दिया है न्यूकॉम्ब ने, कि किसी भूमिका के संबंध में समाज में जो भी व्यवहार अपेक्षित किया जाता है कि आपको ऐसा करना ही करना है, मतलब आपको कोई परिस्थिति मिली है तो आपको आपसे अपेक्षा की जाती है कि उस भूमिका के अकॉर्डिंग आप ऐसा कार्य करोगे। जैसे कोई अध्यापक है तो उससे अपेक्षा होती है कि आप अच्छे से पढ़ाओगे बच्चों को, अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छे मूल्यों को उसको सिखाओगे। तो ये कहलाता है भूमिका प्रत्याशा। लेविंसन ने इसी को कहा था भूमिका आग्रह। अगला है भूमिका निर्माण। ये किसने दिया था? ये दिया था टर्नर ने। तो इन्होंने बताया कि अंतःक्रियाओं के द्वारा जब भूमिकाएं बनती हैं तो ये कहलाता है भूमिका निर्माण। मतलब हमने इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन के बेसिस पे लोगों के बीच में उनके कार्य डिसाइडेड हुए, निर्धारित हुए, ये कहलाता है भूमिका निर्माण। रुग्ण भूमिका ये दिया था सबसे पहले एंडरसन ने, उसके बाद इसको यूज़ किया था पार्सन्स ने। कोई भी बीमार व्यक्ति है तो जब वो अपने कार्यों को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा, अब जैसे इस टाइम पे है तो मैं जो भूमिका निभा रही हूँ ये रुग्ण भूमिका के अंतर्गत आएगा कि मेरी वॉइस ठीक से काम नहीं कर रही है बट वो भी मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, तो ये रुग्ण भूमिका कहलाएगी कि कोई बीमार व्यक्ति अपने कार्यों को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा। आदर्श भूमिका और एक होता है भूमिका आदर्श। ये दोनों कॉन्सेप्ट में बड़ा आपको कन्फ्यूजन होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। आदर्श भूमिका दिया है वीरस्ट्रीट ने और भूमिका आदर्श दिया है मर्टन ने। इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, आदर्श भूमिका का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, उसका कोई एक रोल या कोई एक कार्य हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, उसको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे मैं हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद है और आपने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये आदर्श भूमिका कहलाएगी। लेकिन भूमिका आदर्श मतलब जिसको हमने टोटली अपना रोल मॉडल मान लिया पूरी तरीके से, उसको उसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो अब जैसे मुझे ही ले लो तो मेरी टीचिंग है, मेरा लोगों से बात करना है, या जिस तरीके से मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं जिस तरीके से रहती हूँ, सारा कुछ आपने कॉपी कर लिया, तो ये कहलाएगा रोल मॉडल। मतलब आदर्श भूमिका में अब उसको एक पक्ष को कॉपी कर रहे हो और भूमिका आदर्श यानी रोल मॉडल उसको पूरे के तरीके से कॉपी कर रहे हो। भर्ती की भूमिका ये कॉन्सेप्ट दिया था हॉफमैन ने। परिस्थिति झटका ये दिया था टॉफलर ने और परिस्थिति समूह ये दिया था वेबर ने। ये तो आप लोग काफ़ी पहले पढ़ चुके हो तो आपको ये तो पता ही होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये था आज का लेक्चर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। परिस्थिति और भूमिका यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट करिए। कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो पूछिए। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।